27 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसी के सभी प्रश्नों को मैं हल कराने जा रहा हूं। एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए, डिटेल से समझिए कि कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरह से उनका सोल्यूशन हमें करना है। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को अगर हम 16 से विभाजित करें, 13 से ना करें, 16 से करें, तो उसका जो है शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले 3 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है आपको पता होगा। वह अगर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या सोचे तो 100 होती है, मतलब 100 होती है। सबसे बड़ी अगर सोचिए तो आपको 999 मिलती है ना। अब इस पे इससे मतलब ये तो आपको 13 से समझ में आ रही, नहीं कटती। इसके ऊपर चलिए, जो संख्या 13 से कटती वह कौन होती है, 104। 13 8 104 होता है, या 13 से कट जाता है ना। 13 7 91 से पहले कटा होता है, 13 8 104 कटता है। 104 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो 16 छके कितना होता है, 96, 6 बार गया। 96 में 4 4 8, मतलब 8 सोचेंगे तो 8 इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। भाई 16 छके 96, 96 8 104 होगा, तो 8 इज द रिमाइंडर। डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। इस तरह से इसके क्वेश्चन के नेचर को आप समझिए और इसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से प्रश्न का सोल्यूशन करिए, और उत्तर 8 आ रहा है, ये राइट सोल्यूशन आपका बन रहा है। कह रहा 6561 के वर्गमूल, इसका वर्गमूल करना है। जो मान आ जाए, वर्गमूल अभी कंफर्म करता हूं, जो वर्गमूल आ जाए, वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से, वो जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो, जैसे मान लो यहां पर हमें मान लो a प्राप्त हो, इसका वर्गमूल, फिर इसका भी वर्गमूल करना है और इससे इसको विभाजित करना है, फिर उसकी वैल्यू जो आएगी उसको बताना है। आइए 6561 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। ऐसे किसी भी संख्या का वर्गमूल करने के लिए आपको अंतिम के 2 अंक अलग कर देने चाहिए। अब अंत में अगर 1 है तो ध्यान दीजिएगा, या तो अंत में 1 आएगा या 9 आएगा। क्यों? 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का वर्ग 81, अंत में 1 होता है। अगर यहाँ 65 है तो 65 के लिए एक संख्या सोचिए जिसका वर्ग 65 या उससे कम हो। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64, 9 का 81 होता है, इसके लिए 8 परफेक्ट है। क्लियर? अब अगर ऑप्शन मतलब यहाँ पर सोचो कि हमारे पास वैल्यू क्या हो सकती है, तो उत्तर यहाँ पर या तो 1 लग करके 81 होगा, या तो 8 के साथ 9 लगकर 89 होगा। एक तो वैसे भी कंफर्म है कि हमें कहा गया है कि उसके वर्गमूल को फिर करना है, तो 81 का वर्गमूल तो तय है 9 होता है, 89 का आप कर भी नहीं पाएंगे, तो कंफर्म उत्तर 81 है। लेकिन उसको भी क्लियर कर लीजिए कि हम लोग 81 को क्यों सेलेक्ट करेंगे, 89 को क्यों नहीं सेलेक्ट करेंगे। ध्यान से समझिएगा। 81 को इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि जो हमने संख्या 8 सोची थी 65 के लिए, 8 के वर्ग में अगर 8 जोड़ देते हैं तो 64 8 72 होता है, इससे ज्यादा आता है। ज्यादा आता तो छोटा लेना पड़ता, और यही बड़ा आया कम आया होता तो छोटा बड़ा लेना पड़ता। इसलिए 81 इसका वर्गमूल होगा, तय हो गया। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 81। अब 81 का फिर वर्गमूल करिए तो 9 होगा, आपको पता ही है। तो ये वैल्यू 81 है और इसका वर्गमूल 9 है। 9 81 को भाग करेगा, कितना आएगा, 9 9 81, वैल्यू आएगी 9। राइट सोल्यूशन है बी ऑप्शन। कंफर्म है? आपने देखा जैसे जैसे बोला गया तो उस हिसाब से हमने कंफर्म कर दिया, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन बन रहा है इस प्रश्न का। तीसरा देखिएगा, किसी वृत्त के व्यास को दुगुना करते हैं। सर्कल है, सर्कल आप देखिएगा, सर्कल का डायमीटर से पहले रेडियस जानिए, फिर डायमीटर जानिए। अब ये डायमीटर मतलब डबल ऑफ रेडियस होता है। डबल ऑफ क्या होगा, रेडियस। व्यास को दुगुना करते हैं, तो व्यास को दुगुना करते हैं तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा। याद रखिएगा 3 चीजें होती है। एक तो रेडियस, रेडियस जिसको आप त्रिज्या कहते हो। एक व्यास होगा डायमीटर, जिसको हम लोग यहाँ पर बात कर ही रहे हैं इसके बारे में, व्यास किसको कहते हैं। और एक होता है सरकमफेरेंस, जिसको कहते हैं परिधि। सरकमफेरेंस फिगर में आप जानते हैं वह कहाँ पे किस पोजीशन पर होता है। रेडियस को आप देख ही रहे हो, डायमीटर डबल कर दो, परिधि मतलब ये बाउंड्री। इसके अलावा फाइनल जो कैलकुलेशंस होता है वो किसके बारे में होता है, एरिया के बारे में होता है, जिसको आप क्या कहते हो, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सबके फार्मूले होते हैं, आर होता है, A2R होता है, 2πr होता है। याद रखना इन तीनों का नेचर एक जैसा होता है। इन तीनों में किसी एक में जो भी परिवर्तन होगा, किसी एक को, रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर भी डबल होगा, सरकमफेरेंस भी डबल होगा। डायमीटर को डबल करेंगे तो रेडियस भी डबल होगा, सरकमफेरेंस भी डबल होगा। किसी एक में जो परिवर्तन करेंगे, प्रतिशत के हिसाब से गुना करना बढ़ाना, वो सेम परिवर्तन प्रत्येक में उतना ही होगा। बट वही परिवर्तन अगर क्षेत्रफल में करना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है ना πr² होता है, वह सतत वृद्धि पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर कहा गया है व्यास को दुगुना करते हैं, तो कन्फर्म में त्रिज्या भी दुगुनी होगी, परिधि भी दुगुनी होगी। दुगुना मतलब क्या होता है, 1 से 2 करना।
क्षेत्रफल का करना है तो इसी को 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर होता है। तो यहां से 1 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अर्थात ये कंफर्म हो गया 4 गुना होगा। क्या होगा, 4 गुना होगा। अगर व्यास दुगुना होता है तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, जो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, समझिएगा, ये सब चीजें कंफर्म होगी। यहाँ पर एक चीज और पूछ सकता था, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जैसे आप देखो 1 से 4 हुआ तो कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। अगर प्रतिशत की वृद्धि पूछता तो 3 बढ़ा है, 3 गुणे 1 100/1 कर देते, अर्थात 300% की वृद्धि होती। कितने की हो जाती, 300% की वृद्धि हो जाती। ये सब चीजें भी तय रखिएगा, कभी पूछ ले तो आप लोग इस पर भी कंफ्यूज ना हो, उत्तर बता सके। हालांकि बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। चौथा देखिएगा, यक्स के बैंक खाते में ₹86.54 का शेष है, मतलब इतना बैलेंस उसके अकाउंट में है। कोई 55.31 जमा करता है। 55.31 क्या करता है, जमा करना मतलब जुड़ जाना, इतना हो जाएगा। उसके बाद उसने 84.31 की निकासी कर ली। इसको जोड़ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज जोड़ घटाव से किया है, ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं। 4 1 5 हुआ, 5 3 8 हुआ, 6 5 11 हुआ, 8 5 13 14 हुआ, इतना हो गया जब जमा हुआ। इसमें से निकासी कर दीजिए, इतना निकाल दीजिए 84.33, और हम सीधा टेबल ही बना के ऐसे करेंगे, हम कोई इधर उधर का बहुत ट्रिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर लिया करिए, कोई मत कंफ्यूज होइए कि हम टेबल यूज कर रहे हैं, हम ऐसे बताओ घटा रहे हैं, ऐसे जोड़ रहे हैं, तो हम सही नहीं कर रहे। बिल्कुल आप सही कर रहे हो, कोई गलत नहीं कर रहे हो। 8 से 3 5 से 3 2 होता है, 8 से 3 5 होता है, 11 से 4 7 होता है, 13 से 8 5 होता है, 57.52 है, 57.52 है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, सही सोल्यूशन है। आप ऐसे प्रश्नों को जरूर करिए, समझिए, यह प्रश्न आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर। एक संख्या को 3003 से गुणा करते हैं। एक संख्या होती है जिसको 3003 से गुणा करते हैं, उसके बाद उसे 7 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त एलसीएम से विभाजित करते हैं, फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करें। तो पहली चीज तो संख्या कंफर्म नहीं है, हमने संख्या को n मान लिया, उस संख्या का गुणा मैंने 3003 से किया। उसके बाद ये जो 3 संख्याएं हैं 7 11 और 13, इनका एलसीएम सोचा। एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, 3 की तीनों संख्याएं आपको क्या दिख रही हैं, देखने समझ में आ रहा है, सबकी सब प्राइम है, अभाज्य है। अगर हमारे पास अभाज्य संख्या है तो उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। इनका एलसीएम मतलब इनसे गुणा कर दो, 7 से 11 से और 13 से गुणा कर दो, और इस गुणनफल अर्थात इस एलसीएम से भाग करो। भागफल जो आएगा उसको फिर उसी संख्या n से भाग करना है, मतलब ये फिर हो गया कि n नीचे ही चला जाएगा। जब नीचे ही चला जाएगा तो उसके बाद स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम अर्थात परिणाम पूछ रहा है, शेषफल नहीं पूछा, ध्यान रखना। तो हम एक तरह से चाहे तो n को ला दे नीचे ही, और n से खत्म हो जाएगा, इसका रोल ही खत्म हो गया। ठीक है, इसने कहा था ना संख्या से गुणा करो, संख्या से गुणा करो, इसके परिणाम को 7 11 13 के एलसीएम अर्थात इनके गुणनफल से भाग करो, फिर जो प्राप्त मान हो उसको उसी संख्या अर्थात n से भाग करो, तो वैल्यू क्या आएगी। तो ठीक है, मैंने n को n से खत्म कर दिया, इसलिए n पे डाउट मत रखना। अब आपके पास ये 3003 है, 7 11 13 से भाग करना। मैं एक चीज बता दूं, जैसे संख्या लिखी है 3003, मैं तय कर देता हूं कंफर्म, ऐसे 3 से अंतिम से पेयर बनाओ और ला के इसको घटाइए। ये 0 0 0 आ रहा है ना, पक्का है 7 से भी कटेगी, 11 से भी, 13 से, सबसे कट जाएगी। काट के देखिए, 13 से काटता हूं, 13 दूना 26, 4 0, 13 तिया 39, 13 1 13, कटा कि नहीं। 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 1 11, कटा। 7 से काटिए, 7 3 21, कटा। तो वैल्यू कितनी आ रही बोलिए, आंसर यहाँ पर आपका 3 आ रहा है। 3 राइट सोल्यूशन है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन सीरियसली अब देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। 3 इज द राइट सोल्यूशन, जो सी ऑप्शन में आपको दिखा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब मैंने आपको रेशियो पढ़ाते समय डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, इनके बारे में बताया था। ये प्रश्न है, लिखा है 10x + 5 और रेशियो है तो भिन्न बना सकते हैं इसको, 42x + 8। कह रहा है कि 5 और 8 का तिगुना अनुपात है, तिगुना मतलब ट्रिप्लीकेट। तो ट्रिप्लीकेट जान लीजिए, अगर a रेशियो b है तो इसका जो ट्रिप्लीकेट होता है, अर्थात इसको हम ट्रिप्लीकेट कहते हैं, घनानुपात भी कहते हैं, ट्रिप्लीकेट। तो ट्रिप्लीकेट तिगुना, थोड़ा सा यहाँ वर्ड अटपटा हिंदी के हिसाब से ट्रांसलेट हुआ है, जबकि यह 3 गुना नहीं होगा, यह एक तरह से घनानुपात, घनमूल घन हो जाता है, a³ रेशियो b³ होगा अगर इसका हम ट्रिप्लीकेट करते हैं। एक तरह से कंफर्म हो गया कि अगर हम 5 और 8 का ट्रिप्लीकेट करेंगे तो 5 का क्यूब होगा, 8 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब होगा, 8 का क्यूब होगा। तो तय हो गया कि 10x + 5 बटे
42x प्लस 8 बराबर 125 और 512 होगा। अब इसने हमसे किसका मान पूछा, एक्स क्यूब पूछा है, तो पहले एक्स तो पता चल जाए तो एक्स क्यूब आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसको जैसे अगर क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करके करेंगे तो टाइम टेकन है एक्स निकालना। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, हम कुछ ऐसा सोचें, एक्स प्लान करें जो जब इससे साल बहुत 125 हो जाए, उसी प्रकार से सेम यहां सेट हो जाएगा। तो जैसे अब सोचो आप दिमाग में 125 लाना है तो बहुत क्लोज है 120 के, 120 में 5 जुड़ने पर 125 होगा। अगर मैं x ले लेता हूं 12, तो 12 गुणे 10 करिए 120 होगा, 12 गुणे 10 करिए 120 होगा कि नहीं, और 120 में 5 जोड़िए 125 होगा। देखिए क्या यहां मैच कर रहा है, 4 गुणे 12, 4 गुणे 12 होगा। अगर हम लोग यहां पर पुट करते हैं, 4 नहीं 42 है, सॉरी अभी देखो गलत हो जाता कितना है, जैसे 42, 4 होता तो ठीक ही था। 42 गुणे कितना कर दो 12, 12 दूना 24, 12 चौके 48, 48 दो 50, 504 है, 504 में 8 जोड़ी देखिए 512 है। इसका मतलब तय हो गया कि x का मान 12 है, x का मान 12 है। हमसे x नहीं पूछा, x क्यूब पूछा है, तो 12 का क्यूब करना है। 12 का क्यूब 1728 होता है, 1728 सी ऑप्शन। बहुत लोग गलत करेंगे इसको, 1728 सी ऑप्शन इसका हो रहा है। 6th क्वेश्चन है और 1728 राइट सोल्यूशन आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। लिखा है 40 के वर्ग के 40% 40% का 1/4 ज्ञात करो। आसान है, देखिए 40 का वर्ग आपको क्लियर है 1600 है, 40% 2/5 होगा क्योंकि 40/100 होगा, 1/4 और करते हैं 1/4, करेक्ट है। 2 दूना 4 होता है, 2 से इसको डिवाइड करें 800 होगा, 800 को आप 5 से भाग करिए, 5 1 के 5, 5 6 के 30, 160 आ रहा होगा। 160 है, 160 है, सी ऑप्शन है, इसका भी राइट सोल्यूशन आपके सामने। क्लियर है, आसानी से करिए, कोई घबराहट नहीं किसी प्रश्न में दिखानी है, बहुत कंसंट्रेट होकर कूल माइंड से सभी प्रश्नों को हल करिए, सभी हल हो जाएंगे। इतना बड़ा पेपर नहीं होता है, जैसे इतनी हवा हवाई बनाई गई है, तो हवा हवाई को दिमाग से निकालिए। इतना बड़ा पेपर नहीं होगा कि आप बहुत परेशान होंगे, बहुत आसानी से कर लोगे, बस कंसंट्रेट रहो, कूल रहो, बहुत भ्रमित मत होइए इधर उधर चक्कर में, ठीक है। 8वां नंबर देखिए, यदि बिक्री मूल्य, जैसे किसी भी संख्या का, किसी भी मान का बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाए, ठीक है। तो लाभ ज्ञात करो, कह रहा है अगर बिक्री मूल्य को 3 गुना कर रहे हो तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस समय आप बताओ कि सही में क्या है, क्या पूछा, लाभ का प्रतिशत बोल दो, क्या हो जाएगा। इसको मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर आप कह दो कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य x है तो विक्रय मूल्य y है, ठीक है। और अगर लाभ सोच रहे हैं तो लाभ हमेशा आपको बता दूं तभी होता है जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से, अर्थात अगर इसके हिसाब से सोचो तो y माइनस एक्स है। लाभ क्या है, y माइनस एक्स है, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब इसने कहा है कि अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना करते हैं, अर्थात जो विक्रय मूल्य था आपका या 3y हो जाए, तो लाभ कितना हो जा रहा है, y माइनस जो x है ये आपका कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ये एसपी है और ये लाभ है। आपको मैं बता दूं, एसपी से लाभ घटता है तो सीपी आता है, अर्थात क्रय मूल्य आता है। एसपी से लाभ घटता है तो क्रय मूल्य आता है। अब इस प्रश्न में आप बताओ कि क्रय मूल्य क्या है, उसमें कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं है, तो लिखेंगे 3y माइनस 5y माइनस 5y माइनस 5x बराबर x कर दीजिए। ओपन करिए, 3y माइनस 5y प्लस 5x बराबर x हो गया। तो अगर इसको थोड़ा सा कंपेयर कर ले, जिससे कि एक्स वाई को तुरंत अभी कंपेयर करके परसेंटेज निकाल सके, आराम से बता सके, आप क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएं, उसको वहीं रहने दें। -2y बराबर -4x, तो पहले काम माइनस ही खत्म करो, 2 1 के 2, 2 दूना 4 करो, x बटे वाई बराबर इधर जाएगा 1/2, x बटे वाई 1/2 हो गया। क्रय मूल्य 1 है, विक्रय मूल्य 2 है, कितने का फायदा है, 1 का, 1 का फायदा है, तो लाभ होगा 1 गुणे 100 बटे आपका क्या 1, 1/100 गुणे 1, अर्थात 100% का लाभ है। 100% का क्या है, लाभ है। इस प्रश्न का हल है 100% का लाभ। इसको अगर हम मैच भी कराना चाहें तो ऐसे देखिए, मैच करा देता हूं कैसे। 100% का लाभ देखिए ध्यान से, 1/1, 1/1 यही होता है, अर्थात अगर 1 सीपी है तो 1 का लाभ है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2। अब कह रहा है अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना करते हैं, 3 गुना करने पर 6 हो गया, क्रय मूल्य वही है 1 से 6 मतलब 5 बढ़ा है, 5 लाभ हुआ,
5 गुना हो गया लाभ। ठीक है, सही है। तो राइट सोल्यूशन आपका कितना हो रहा है? 100%। 9वां देखिएगा, कह रहा है कि यक्स रुपए 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है। कितने में खरीदता है? 42,000 में। वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है। दरअसल जब भी कोई सामान खरीदा जाता है तो केवल खरीद दाम उसकी लागत नहीं होती है, उसका कुल खर्च जो होता है खरीद दाम प्लस उस पर किया गया सारा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, मरम्मत में है, रख रखाव में हो, किसी भी तरह का। उसने स्कूटर 42,000 में खरीदा है और 6,000 खर्च किया है, तो कुल मिला के उसका जो टोटल कॉस्ट है वो 48,000 रुपए है, और उसको उसने बेचा है 54,000 में। देखो इतना उसकी लागत है, निवेश है, और इतना उसका विक्रय है। अब पूछा होगा कि उसका लाभ क्या है। लाभ जैसे 48 से 54 होना, 48 6 54 6,000 का लाभ है, लेकिन थोड़ा आसान करने के लिए 3 जीरो खत्म कर दीजिए। इसके बाद फिर और भी चीजें कर सकते हैं। 6 8 48, 6 9 54, 8 से 9 है तो कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है 8 से। 1 गुणे 100 और बटे कितना? 8, जो जहां से ज्यादा है उतना ही नीचे कर दीजिए। ये 12.5% का लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 12.5% का लाभ है, ऑप्शन नंबर बी है। राइट सोल्यूशन है 9वां प्रश्न। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइए। 110 की लागत वाली, मतलब वह सामान जो 110 का है, हाँ, वस्तु रुपए 104.5 में बेची गई, मतलब इतने में खरीदी गई और इतने में बेची गई। करेक्ट। अब आपसे पूछा गया कि कितनी छूट की पेशकश की गई। लागत वाली वस्तु को 104.5 में बेची गई, दरअसल छूट की पेशकश की गई। दरअसल एक चीज दिमाग में रखिएगा, लागत पर कभी छूट नहीं होती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है। लेकिन लगा इतना पैसा है 110 रुपए और कह रहा है कि इतने में बेचा जा रहा है, तो छूट नहीं, बेसिकली हानि हो रही, कमी हो रही है, अंकित मूल्य पर छूट होती है। फिलहाल यहां से ऐसे समझ में आ जाएगी चीजें। 110 से 104.65 हो रहा है, तो कम तो हो रहा है, ये कन्फर्म है। और कितना कम हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूं, 5.5 कम हो रहा है। 5.5 कम हो रहा है ना, घटा के देख लीजिए, आपको क्लियर है। अगर हम 6 होता, मतलब 104 ही होता तो 6 कम होता, 0.5 और है, तो 5.5 कम हो रहा है। 5.5 गुणे 100 बटे 110 कर दीजिए। दशमलव हटाएं, एक शून्य बढ़ जाएगा, 55 दूना होता है 20, करिए 20 पंचे 100। 5% की छूट की पेशकश की गई है, 5% छूट की पेशकश की गई है, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। हालांकि ध्यान रखिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, लागत पर नहीं दी जाती है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर तो फिलहाल 5% है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680। कभी भी इस तरह का प्रश्न आए, कोई पैसा हो, इसको आप इन्वेस्ट करो, 2 साल में यह पैसा 1600 हो जा रहा है, जबकि यही पैसा 3 वर्ष में 1680 हो रहा है। ये समय अगर क्रमिक है, ये समय क्रमिक हो, अर्थात 1 साल का गैप हो, तो अगर यहां से हम सीधा जो वृद्धि हो रही है उसको वृद्धि दर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही दर हो जाती है, वृद्धि ब्याज दर हो जाएगी। समय क्रमिक होना चाहिए, ध्यान दीजिए, 2 साल 3 साल हो, 5 साल 6 साल हो, 7 साल 8 साल हो, 1 साल का ही गैप हो, तो देखो कितना बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है। जैसे आप इससे इसको खत्म कर दीजिए, अब 168 हो रहा है, 160 से 8 बढ़ रहा है, 8 गुणे 100 बटे आप 160 कर दीजिए। ठीक है, 8 दूना 16 होता, 20 होगा, 20 पंचे 100, 5% का उत्तर आ रहा है यहाँ पर। 5% राइट सोल्यूशन है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है, देख पा रहे हैं आप लोग, 11 नंबर डन हो गया, 5% करेक्ट सोल्यूशन है। अगला प्रश्न देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई रुपए 25,000, मतलब मूलधन कितना है? 25,000। 1 वर्षों में अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि साल में, मतलब छमाही एक प्रकार से निवेश, साल में 2 बार करना, 6 महीने, अर्थात 2 छमाही होती है ना। 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट कितना होगा ये बताना है। 1 वर्ष 2 छमाही में कन्वर्ट हो जाता है, और ध्यान रखना जब भी आपको ब्याज छमाही ज्ञात करना हो तो समय का 2 गुना करना होगा और दर का आधा करना होगा। और 2 साल के लिए मैंने एक रेशियो बताया, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तब भी जान लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 2 साल के एक रेशियो का पैटर्न होता है, 2:1 का। कितने का? 2:1 का। आप इसको लगा लीजिए, बहुत आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। कैसे करिए, देखिए, दर देखो कितना है, 2%। 2% को क्या लिख सकते हैं? 1/50 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, 2/100 लिखिए, 1/50 हो जाएगा। इस मूलधन का 1/50 करिए, वही 1/50 इस पर लगाइए, 50 5 बार अर्थात 500 हो गया, लिख दीजिए 500। करेक्ट। फिर इस पर 1/50 लगा दीजिए, 50 से 10 हो जाएगा, 50 दूना 100 होता है, 500 सॉरी 1000 होता है, 50 नहीं 500 है,
और 10 हो गया, अर्थात यह 1010 हो गया। ब्याज जो प्राप्त हुआ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1010 हुआ। आपको अमाउंट पता करना है, अमाउंट। तो मूलधन कितना है बताइए, 25,000। 1010 और जोड़ दीजिए, 0106, 26,010 हो गया। 26,010 है जो ऑप्शन नंबर बी में। यह पूछा ना हमसे धन दरअसल पूछा कितना हो जाएगा, 1010 बढ़ेगा तो 26,010 रुपए हो जाएगा। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र है उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे सिस्टमेटिकली और आराम से प्रश्न हल हो जाता है। यह प्रश्न आपका 12वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है, बी ऑप्शन करेक्ट। 13वें पर आते हैं। ए ने रुपए 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। पार्टनरशिप का प्रश्न आता है, ध्यान रखना इस चीज को। 75,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया ए ने, कितने पैसे के साथ, 75,000 के साथ। बी ने कुछ समय बाद रुपए 37,500 के साथ उसके व्यापार में वह भी शामिल हो गया। ये तो शुरू ही किया था, बी आया है लेकिन बाद में आया है, अभी तुरंत नहीं आया है। पैसे लेकिन कितना लाया है, 37,500। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ हुआ है, एक बात दिमाग में रख लीजिए, निवेश जो जिस रेस्पेक्ट में जिस रेशियो में करता है उसी रेस्पेक्ट में उसी रेशियो में उसको लाभ भी होता है। निवेश निर्धारित करना बहुत ही क्लियर और बहुत ही मतलब जरूरी है, सही से निर्धारित करिए तभी तय होती है चीजें। कहा है कि ए ने 75,000 के साथ कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ, वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ होता है। तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था ये पूछा है। जैसे तुरंत तो शामिल हुआ नहीं था, कितने महीने बाद, अर्थात जैसे अगर कुछ महीने बाद शामिल हुआ था, लेकिन निवेश बनाने के लिए हम ये तय करेंगे बी ने कितने महीने काम किया था। तो बी कितने महीने काम किया था, इसको लिखिए 37,500 गुणे n कर दीजिए, क्योंकि पूरा जो लाभ हो रहा है 1 साल का हो रहा है, और इसका तो पूरा आपको कंफर्म ही है कि 75,000 गुणे 12, क्योंकि ये पूरे 12 महीने तक था और यह n महीने तक था। तो आपका जब n आ जाएगा ना तो 12 से घटा देना तो पता चलेगा कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ था। जैसे ये तो पूछा नहीं कितने महीने तक वो व्यापार में लगा था, कितने महीने बाद लगा था ये पता करना है, बटे इतना करके बराबर 3:1 कर दीजिए, तो आपको पता चले कितने महीने काम किया था। 12 से घटाएंगे तब उत्तर आएगा, नहीं तो गलती नहीं करनी इसमें। 0 0 से खत्म हो गया, ठीक है। 25 1 के 25 होता है, 25 पंचे ना 375 होता है, 25 या 75 ये हो गया, और 3 पचे 15 होता है, 3 चौके 12 होता है, 5 छंगे 30 होता है, सही है। 3 दूना 6 होता है, 4 दूना 8। 8 महीने तक काम किया था उसने, 8 माह तक व्यापार में था, इसका मतलब 12 से घटाइए, 4 माह बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ था, 4 माह बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ था। 13वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है पहला ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन क्या है, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किया जाए, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके बहुत ही क्लियर होने चाहिए। औसत का एक अच्छा क्वेश्चन है और औसत का एक प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में। जैसे इसमें सिंपल सी बात है कि क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनके अंकों का औसत निकालना था। किसी एक बच्चे का नंबर हमने 68 की जगह पर कितना लिख दिया, बोलो 88 लिख दिया है, ठीक है। 68 की जगह 88 लिख दिया है, तो मतलब गलती करी है आपने। करा क्या, बढ़ाया है, कितना बढ़ाया, 20 बढ़ाया है, 20 की वृद्धि करा है। इससे औसत में भी वृद्धि हुई, और कितने की हुई बोलो औसत में वृद्धि, 0.5 की। औसत में वृद्धि 0.5 की हुई है। एक बात दिमाग में रखिए, जैसे इसमें पूछा बच्चों की संख्या बताओ क्लास में कितनी थी, ट्रेडिशनल करा जा सकता है कि बच्चों की संख्या चलो n मान लें, ठीक है। 68 की बजाय एक बच्चे का नंबर, या हम टोटल अंक मान लें, टोटल अंक मान करके करना इसमें हो सकता है पॉसिबल हो जाए कि चलो ठीक है मुझसे ट्राई कर ले, बट ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है इस तरह से सोचना। ऐसे प्रश्न करने बहुत सिंपल सा एक तरीका है, आप सिंपली अप्लाई करिए। अगर 20 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और औसत में 0.5 की वृद्धि हो रही है, तो आपको जो यहां पर अंक की वृद्धि हो रही है उस अंक की वृद्धि को औसत की वृद्धि से डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा बताइए, 0.5 से डिवाइड होगा तो दशमलव हटा 0, 5 चौके 20, इसका मतलब 40 बच्चे थे। कितने थे, 40 बच्चे। 40 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, डी ऑप्शन। देखिए आसानी से आप ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं, कुछ नहीं करना होता है, इजी होता है, ऐसे प्रश्न आराम से हल हो जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए। ए बी से दुगुना कुशल है, दुगुना कार्य कुशल है, अर्थात दुगुना स्पीड से दुगुना गति से कार्य कर लेता है। बी सी से तिगुना कुशल है, तिगुना कार्य कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है, तो वे साथ में मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। एक कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न में जैसे स्किल क्या होती है, इफिशियंसी,
हम अगर दुगने किसी से कुशल है तो वह अगर एक काम करेगा तो हम दो करेंगे, हम किसी के तिगुने कुशल हैं तो वह एक काम करेगा, हम तीन करेंगे, हम किसी की एक तिहाई है तो वह तीन करेगा, हम एक करेंगे। यहाँ पर तीन व्यक्तियों का आपस में संबंध है उनके कार्य क्षमता के हिसाब से। ए बी से दुगुना कुशल है बी सी से, ऐसे में जो व्यक्ति दोनों से संबंधित होता है उसको बीच में रखना चाहिए। ए बी से दुगुना कुशल है बी सी से तिगुना कुशल है। अब आप देखिए कैसे करा जाएगा। ए बी से दुगुना कुशल है, ए बी से दुगुना कुशल है तो बी अगर एक काम करेगा तो ए दो करेगा, बी सी से तिगुना कुशल अगर यह तीन करेगा तो एक ही करेगा। ये इनके रिलेशन है, क्षमताओं के अनुपात है। क्षमताओं का अनुपात अभी तीनों का लेकिन सेट नहीं हुआ है, तीनों का तब सेट होगा जब एक रेशियो बना है। अभी तो ए बी का रेशियो है, बी सी का रेशियो है। कॉमन कैसे मतलब सेम कैसे बनाया जाता है, जो बीच में होता है ना उसको बराबर करना होता है। बराबर मतलब एक को आपको तीन के बराबर करना होगा। कैसे होगा, तीन से गुणा करेंगे बट इधर भी करना होगा। दूसरा तरीका, दो लिखा एक लिख दो, एक लिखा है तीन लिखा तीन लिख दो। 6 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ। 6 3 1 का अनुपात है तीनों के बीच में, 6 3 1 का अनुपात है तीनों के बीच में इनकी क्षमताओं में। करेक्ट। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि सी कोई काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। सी की क्षमता कितनी है, एक दिन में एक काम करने की। अगर एक दिन में एक काम करता है, 30 दिनों में कितना काम किया होगा, 30, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 30। इस टोटल वर्क को तीनों से कराना है, 6 3 9 1 10 की क्षमता से। जब तीनों मिल जाएंगे ए बी सी, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 की हो जाएगी। 10 काम प्रतिदिन करके 30 काम को ये लोग करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 3 दिन। ऑप्शन नंबर ए, 3 days इज राइट सोल्यूशन। 15 क्वेश्चन डन हो गया। क्लियर। 16वें पर आइए, 16। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर की गति से 4 घंटे में कोई दूरी तय कर लेता है। कोई एक दूरी होती है हवा में और उसको 250 किलोमीटर की गति से चलता है तो 4 घंटे में तय कर लेता है। अब कहता है उस दूरी को से केवल 1 घंटे 40 मिनट में ही तय करना है, जल्दी करना है। जल्दी करना तो स्पीड बढ़ानी है, करने के लिए उसकी गति क्या होगी। लेकिन एक बात तय है कि दूरी यहां पर बराबर है, जो दूरी पहले तय हो रही थी वही अभी भी होती है। तो दूरी अगर बराबर है तो दूरी का फार्मूला होता है यस इंटू टी, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। और जब दूरी बराबर है और तुलना करनी है तो आप ऐसी स्थितियों में लगाइए S1 T1 बराबर S2 T2, ये लगाइए। ठीक है, पहले की चाल कितनी है 250 और समय कितना लगता है 4 घंटे। थोड़ा समय को सेट कर लेना क्योंकि 4 घंटा है और 1 घंटे 40 मिनट है, 1 घंटे 40 मिनट है। और यहाँ पर उत्तर जो आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा है, तो कोशिश करिए कि इसको घंटे में लेकर चलिए। यहाँ पर 4 घंटे बराबर, यहाँ पर S2 इसकी स्पीड हमको पता करनी है और इसकी चाल, इसके समय कितना है। 1 घंटा प्लस 40 मिनट को क्या लिखेंगे, 40/60, 20 दूना 40, 20 तिया 60, अर्थात 1 प्लस 2/3 घंटे। 3 1 के 3, 3 2 5/3 लिख दीजिए, 5 बटे कितना कर दीजिए, 3 कर दीजिए। अब स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 से। 5 50 बार होगा, 50 100 के 100। यहाँ पर देखिए 5 से अगर डिवाइड करें 5 5 25 50 हो गया। 50 गुणे 100 200 होता है, 200 गुणे 3 कर दीजिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। यहाँ पर आपकी आ जाएगी S2 बराबर 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 600 किलोमीटर प्रति घंटे उस हवाई जहाज की गति होगी तब जाकर के वह उस दूरी को, वही दूरी जो पहले 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में होती थी, अभी वह दूरी सेम डिस्टेंस आपकी जो है 1 घंटे 40 मिनट में तय हो जाएगी। क्लियर है। तो सी ऑप्शन 16वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके, देखिए बहुत बढ़िया रुकने और ना रुकने का कॉन्सेप्ट होता है। एक बस किसी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर जाती है, 1 घंटे में 45 किलोमीटर। अगर वह रुक कर सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में, देखो बस चलती उसी गति से, लेकिन जब ओवरऑल हम देखते हैं, अब रुक रुक के चलती है तो ज्यादा दूरी नहीं तय कर पाती है। रुक रुक के चलती है तो केवल 36 ही किलोमीटर तय कर पाती है, और बिना रुके चलती है तो 45 किलोमीटर तय होता है। जैसे आप सोचो, बस की स्पीड में परिवर्तन नहीं है बट एवरेज स्पीड में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर कोई बस चली और लगातार बीच बीच में स्टॉप पड़ते गए, एक थी जो नॉन स्टॉप चलती रही तो वह 1 घंटे में 45 मानी गई, दूसरी जो रुक रुक के चली उसके 1 घंटे में केवल 36 ही किलोमीटर वह तय कर पाई। इसमें पूछा गया कि 1 घंटे में बस कितने मिनट तक रुकी थी। इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बिना रुके चलती है 45 किलोमीटर तय करती है, और रुक रुक के चलती है तो 36 ही किलोमीटर तय कर पाती, कितने में, 1 घंटे में। 1 घंटे में जो यह समय है, मतलब दूरी है, जितना ज्यादा और कम हो पाता है, इधर ज्यादा हो रहा है इधर कम हो, कितना है बताइए, 9 किलोमीटर है।
अब अगर मुझे पता करना है कि यह 9 किलोमीटर कितना, इसको समय में कन्वर्ट करना है। 9 किलोमीटर जो यहाँ पर रिस्पेक्टेड है वो किससे है? 45 से, क्योंकि 45 ओरिजिनल चाल है। 9/45 कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखना कि यह जो है आपके पास जो आएगा 9/45, इसको आपको क्या करना पड़ेगा पता है? इसको, क्योंकि हमें जो समय आ रहा है वो मिनट में आ रहा है, तो मिनट में आ रहा है तो घंटा यहाँ पर, जबकि ये समय क्या है 1/5 घंटे है। कितना है भाई? 1/5 घंटे है। सीधा सीधा 1/5 घंटे लिखिए, और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा करना होगा। 5 12 में 60, 12 मिनट तक रुकी थी वो। ठीक है, 12 मिनट तक वह बस रुकी हुई थी, जो कि बिना रुके चलती है तो 45 किलोमीटर तय करती है 1 घंटे में, और रुक रुक के चलती है तो 36 किलोमीटर तय करती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 12 मिनट यहाँ पर बस रुकी हुई थी। कन्फर्म? क्या कहा है? एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, आयत है, एक आयत है, मैदान इस तरह से, एक 2D का क्वेश्चन आता है। लंबाई तथा चौड़ाई 5-6 के अनुपात में, लेंथ है और ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या दिया है? 5 और 6, 5 और 6। इसका क्षेत्रफल दिया है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। क्लियर? आपको मैं बता दूं, लंबाई को मानो 5x और चौड़ाई को मानो 6x। क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लिखिए 5x गुणे 6x बराबर 6750। ठीक है, तो 5 छंगे कितना होता है? 30, एक शून्य खत्म, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यह x वर्ग होगा। x बराबर इसका वर्गमूल करेंगे तो 15 आएगा। वर्गमूल करिए, 15 आया। लंबाई क्या होगी? 15 पचे 75, ये लंबाई हो गई। लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो लंबाई तो 75 है और क्षेत्रफल कितना है? 6750 है। 25 तिया 75, 25 दूना 50, 25 सत्ते 175, शून्य, 3 1 के 3, 3 9, तो 1:90 हो जाएगा। 1:90 डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। ठीक है, लंबाई कितनी हो रही है? 75 और क्षेत्रफल 6750। 25 तिया 75, 25 दूना 50, 1 7 5 ना, 25 सत्ते 175, 2 70 हो गया, 3 से डिवाइड करिए, 1:90 का अनुपात बनेगा लंबाई तथा क्षेत्रफल का। ठीक, 19 नंबर देखिएगा। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंक की संख्या। 4 अंक की, जैसे भी शुरू पहला प्रश्न पढ़ा था, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हमने एक कितना लिया था? 100 लिया था। वैसे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या 1000 होगी। कितनी होगी? 1000। अब इसने हमसे कहा है 11 से विभाजित होने वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और 13 से विभाजित होने वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बताओ। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर जैसे 1000 सबसे छोटी संख्या है, अगर मैं इसको 1001 कर दूं, तो अभी जो हमने एक पैटर्न आपको बताया था, ए वाला, ये डिफरेंस देखिए यहां से यहां वाला, अगर ये जाकर के घट करके 0 हो रहा है, यह संख्या 7 से 11 से 13 से सबसे कटेगी। अर्थात यही 1001 11 से भी कटेगा और यही 13 से भी कटेगा। ठीक है, 13 से भी कट जाएगा, आप चेक कर लिए, 13 7 91, 13 7 91, 11 9 99, 11 1 11, 13 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा, सबसे छोटी संख्या है। अब यही 1001 के कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करो। भाई एक ही 1001 दोनों में है, एक ही 1001 यहां पर भी है, यही 11 के लिए भी, यही 13 के लिए भी है। इनके अंकों का योग करिए तो 2 आएगा, इनके अंकों का योग करिए तो भी 2 आएगा। 2 दूना 4 होगा, गुणनफल करने पर 4 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। राइट सोल्यूशन कितना है? सी ऑप्शन, 4 होगा इस प्रश्न का उत्तर, जो ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग 20 नंबर। देखिए, इस तरह के 2 ग्राफ के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में दिखेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पर भी आप दिमाग लगाइएगा। एक पाई चार्ट का पूछ ले, इस तरह का लाइन डायग्राम का पूछ ले। इसको देखिए, एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने का एक प्रोग्राम में भाग लिया। उसने एक ज्वाइन किया कोई ग्रुप, और उसको वजन कम करना था। जब वो प्रोग्राम में शुरू में जाती है, जब शुरू करती है, तो उसके पहले उसका वजन 100 किलोग्राम था। अब रेखा आरेख एक लाइन डायग्राम दिया गया है, प्रत्येक महीने के अंत में बताया जाता है कि उसका वजन हो कितना गया। उसके वजन में को दिखाता है पिछले महीने की तुलना में कितने महीने में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा था। जब उसने ज्वाइन किया तो 100 था, 100 से 93 कम हुआ, 87 कम हुआ, लेकिन 89 ज्यादा हुआ। इसको गलत कर दो यहाँ पर उसका टारगेट फेल हो गया। फिर कम हुआ,
फिर ज्यादा हुआ, फिर यहाँ पर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ। तो 2 ऐसे महीने थे, ये 5वां और ये तीसरा, जहां पर उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा था। 2 महीने ऐसे थे जहां पर उसका वजन कम होने की बजाय क्या था, बढ़ा था पिछले महीने की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो रहा है, 2 महीने इस प्रश्न का उत्तर हो रहा है। एक डायग्राम, ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट का प्रश्न है और यही अंतिम प्रश्न है इस शिफ्ट का। आप पूरा प्रश्न एक तरफ से देख चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। खराद मशीन का उपयोग करके आइटम ए तैयार होने में 12 घंटे लगता है, इसको तैयार होने में पूरा 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। जबकि आइटम बी को तैयार होने में 15 घंटे लगते हैं, इसको तैयार होने में 15 घंटे लगते हैं। आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग का समय आइटम बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग के समय से कितने प्रतिशत कम है। इसका ड्रिलिंग परसेंटेज 25 है, ड्रिलिंग परसेंटेज 25 है, मतलब जितना कुल समय लगता है उसका 25% भाग ड्रिलिंग में लगता है। तो 25% मतलब 1/4 होता है, गुणे कुल समय कितना है 12, अर्थात ड्रिलिंग में लगेगा 3 घंटे, 3 घंटे। जबकि आइटम बी पर आइए तो ड्रिलिंग है 33%। ध्यान से देखिए, अगर 33 सही 1/3 होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन ये 33 है, लेकिन लगभग 33 सही 1/3 के तो है भाई ना। तो ज्यादा आसान होता अगर 33 सही 1/3 लिखा होता, लेकिन वो जोड़कर ऐसा सेट किया गया है कि 33 के ही बराबर होगा, 33/100 ही करना पड़ता है इसमें। थोड़ा कैलकुलेशन में टफ होता, हालांकि इतना परसेंटेज आप बहुत अवेयर होते हैं, 1/3 होता और नंबर भी बड़ा अच्छा सेट था, 3×5=15। पूछा था कि ए के लगने वाले ड्रिलिंग का समय बी के लगने वाले ड्रिलिंग के समय से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई ये देखो कितना है, 5 है और ये कितना है, 3 है। 5 है 3 है, तो ये पहला वाला देखो 3 है, ये 5 से 3 कितना कम है, 2। तो 2 × 100 बटे हम क्या कर दें 5, 5 20 हम में 100, 20 दूना 40, 40% कम है। अब 40% लेकिन सही उत्तर नहीं होगा, लेकिन 39.39 में भी कोई दाग नहीं, यही सही होगा, क्योंकि इसको 33 पानी है, 33/100 करते, 33/100 × 15 करते तो जो वैल्यू आती कैलकुलेशन में बड़ी टफ होती। इससे बढ़िया मैंने ऐसे कर दिया, राउंड फिगर में ऑप्शन भी बड़े दूर दूर थे तो कोई टेंशन नहीं थी। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसे तो 40 हो रहा है, लेकिन सही 39.9 है, क्योंकि वो 33 सही 1/3 है ही नहीं, वो तो आपका 33 है ना, उस हिसाब से वैल्यू डिफरेंट आती। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आपका सी ऑप्शन है, राइट सोल्यूशन है। और मैंने आज का सेशन कंप्लीट किया, ये पूरा शिफ्ट आपने अच्छे से देखा, समझा। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न क्लियर समझ में आए होंगे। वीडियो के नीचे आप अपने थॉट जरूर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको किस तरह की अभी प्रॉब्लम्स आ रही है, किन टॉपिक को पढ़ने में समस्या आ रही है। हम फिलहाल लगातार आपको PYQ, मॉडल पेपर और रिलेटेड रिलेवेंट्स जो पार्ट्स हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित है उसको हम कराते रहेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। और साथ साथ जो मैंने कहा टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी उसको ज्वाइन किए रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।